ठीक है, क्वेश्चन हमारा फाइंड सिंपल इंटरेस्ट है। एक फॉर्म बना लेते हैं, एंटर प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल के लिए यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स, प्रिंसिपल स्मॉल मैन, और इसी को डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पे आ जाएगा हमारा रेट, और फिर आता है टाइम। टाइम जो है वो ईयर्स में है, इसका आईडी अलग अलग, और एक सबमिट बटन, सिंपल बटन। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, और एक पैराग्राफ जिसमें कि हमारा रिजल्ट आएगा। जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे तो इवेंट को कॉल करेंगे, ऑन क्लिक फाइंड SI, ये हमने फंक्शन को कॉल करा है। फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन करते हैं, फंक्शन फाइंड SI, और इसके अंदर हमें इन तीनों बॉक्सेस की वैल्यू स्टोर करवानी है। तो लेट p इक्वल्स टू प्रिंसिपल डॉट वैल्यू, और इसमें हमें कन्वर्ट भी करना है। सर आपकी आवाज भी वॉइस ब्रेक हो रही है सर। वॉइस ब्रेक हो रही है, बैटरी भी लो रही है। वो स्टार ठीक है, p, और स्टार को डिवाइड करके 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख दिया PRT/100, और सिंपल सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा हो रही है। जी। सिस्टम की परफॉर्मेंस स्लो चल रही है। ये ना चार्जर, ये वाला फंक्शन 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला ये वाला जो 3 लाइंस हैं, ये है इनपुट, यहाँ पे हमने सिर्फ डेटा लिया है यूजर से, फिर ये कैलकुलेशन करा है, प्रोसेसिंग करी है, और फिर आउटपुट रिजल्ट दिखाया है। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, अधिकतर प्रोग्राम्स का यही 3 स्टेटमेंट्स आते हैं, ये 3 ब्लॉक्स आते हैं। तो इनपुट तो ठीक है, लेकिन जो प्रोसेसिंग वाला पार्ट है वो हम यहाँ से हटा देते हैं, और इसको हमें एक नए फंक्शन में लिखना होगा। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया SI के नाम से, और इसके अंदर ये कैलकुलेशन वाला प्रोसेस लिख दिया। अब यहाँ पर PRT तो है नहीं, वो तो इस वाले फंक्शन में है। तो अब हमें इसको क्या करना होगा, कॉल करना होगा। SI को कॉल करा और वो तीनों वैल्यू को पास करना है। PRT तीनों को पास कर दिया, और यहाँ पे हम रिसीव करवा लेंगे। तो यहाँ पे भी मैंने लिख दिया PRT। तो PRT यहाँ से पास हुआ है, यहाँ पे रिसीव हुआ, और वो कैलकुलेट करेगा उसको। SI फंक्शन का नाम है, तो मैं यहाँ से वेरिएबल का नाम हटा रहा हूँ S, और S को मैंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। और S को यहाँ पे रिटर्न करा है, तो यहाँ पे रिसीव करवाना होगा। S को हमने यहाँ रिसीव करवा दिया, और अब हम यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट करवाएंगे S। इतना भी क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं एक बार दोबारा से। 100, 5, 2, और ये हमारा रिजल्ट आ गया 10। ठीक है, इतना भी ठीक है। अब हमें जो फाइनल प्रोसेस है वो करना है, यानी कि अगर हमने रेट नहीं लिखा और फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 दिखा रहा है, जबकि हमारा डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी, 10.5
50 10.5 थी विद डिफॉल्ट रेट एज 10.5। तो इसमें हमें रेट को 10.5 बनाना है डिफॉल्ट वैल्यू। यहाँ पे अभी ये चल नहीं रहा था, तो रेट को कैसे बनाएंगे बताओ, कुछ आइडिया? सर इफ कंडीशन से शायद। हाँ, इफ कंडीशन लगेगी, हमें चेक करना होगा कि रेट के अंदर क्या है, यूजर ने क्या डाला है। तो वहां पे चेक करो, कहाँ पे चेक करेंगे? जब हमने फंक्शन को कॉल किया है उससे पहले। इफ 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 आर में क्या रे वैल्यू आएगी? आर हाँ, आर हम्म आर में सर जो डालेंगे आर, बताओ इसके आर। इसके बराबर इक्वल इक्वल और वो लगाएंगे शायद एस्केलेटन मार्क, और डॉट डाल के डबल कोट्स डाल के ऐसे ही छोड़ देंगे इसे। और इसके अंदर हम करेंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे इसका वेरिएबल का नाम, वो एक वेरिएबल लेके ठीक है, उसे प्रिंट करा देंगे। ठीक है, मतलब तुमने लिखा इफ आर इक्वल्स टू ब्लैंक, ये डबल कोट्स लिख दिया, इसका हाँ, मतलब ब्लैंक है। तो यस, अगर तुमने ये लिखा ब्लैंक कि है अगर उसमें ब्लैंक है तो हमें क्या करना है? तो हमें यहाँ पे कॉल करना है सर। फंक्शन को। फंक्शन को यहाँ पे हमने कॉल करा फंक्शन को, लेकिन यहाँ पे हमें डिफॉल्ट वैल्यू भी देनी है। डिफरेंट, जी, डिफॉल्ट वैल्यू देंगे, और अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो एल्स में क्या करेंगे? एल्स एल्स सब रेट प्रिंट वो करा देंगे। यही काम करेंगे। लेट यस, दो बार डिक्लेयर करने के बजाय मैं ऊपर एक बार लिख देता हूँ लेट ऊपर, एस, यस, और यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से हटा दिया और एस को पास कर दिया। ठीक है, अब इसको डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कैसे बनाएंगे? सर ये ऊपर वो इसका जो ये है, इसे एक और उसमें ले लेंगे ना सर, वेरिएबल ले लेंगे एक और ऊपर। यहाँ पे हम वो लिखते हैं ना वैल्यू सीधी, आर जी इक्वल्स टू जी जी, 10.5। ओके, ठीक है, तो ये हमारा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट बन गया। अब मतलब ये मैंने गलत लिख दिया, आर, अच्छा यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें पता है आर ब्लैंक है, तो आर को पास जी करेंगे ही नहीं, जी, है ना? आर को हम यहाँ पे पास नहीं करेंगे, ओनली टू वैल्यूज। और अगर हमने आर पास नहीं करी तो यहाँ पर जहाँ पे हमने फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है वहां पे हम लिखेंगे वहाँ 10.5। पे, तो ये ओके हमारी सर। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट बन गया। लेकिन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का क्या रूल था, क्या ये सही है? भाई p की वैल्यू किस में जाएगी? p के यस, अंदर। पी के t अंदर, t की वैल्यू किस में जाएगी? सेकेंड ठीक, वाले आर्ग्यूमेंट में। पहले की सेकंड वाली के वैल्यू अंदर, जी, पहले में, सेकेंड वैल्यू दूसरी सेकेंड में। उससे कोई सेकंड फर्क में, नहीं पड़ता कि हमने यहाँ पे r लिखा है t लिखा है, लेकिन वो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट में, यस, सेकेंड वैल्यू सेकेंड में ही जाएगा। सेकंड, ओके सर। तो t की वैल्यू किस में जा रही है? आर की वैल्यू जा रही है टी में, t की वैल्यू r में जा रही है, आर और में, इस t में क्या जा रहा है? कुछ भी नहीं सर आ इस रहा। टीम में कुछ नहीं। तो ये वाला प्रोसेस हमें क्या करना होगा इसमें ठीक करने के लिए? जो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है वो कहाँ आएगा? फुड आर्ग्यूमेंट्स राइट है साइड में, बिल्कुल लास्ट में। राइट साइड ठीक है, तो ये बस अब ये में, कंप्लीट हो चुका है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने यहाँ पे चेक करा कि आर अगर ब्लैंक है तो उसको आर पास करा ही नहीं, और अगर पास करा ही नहीं तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे लिखी है राइट साइड में। और अगर वो ब्लैंक नहीं है तो यहाँ पे भी हमें चेंज करना होगा, क्योंकि हमने आर को आर इधर राइट लाना पड़ेगा। राइट में लिखा है। तो पी टी आर लिखेंगे और इसको चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे कोई एक वैल्यू 5 2, तो यहाँ पे 5 के अकॉर्डिंग ही चेक कैलकुलेट हो रहा होगा, और मैंने अगर नहीं लिखा यस, तो यहाँ पे 21 आ गया, जो कि 10.5 के अकॉर्डिंग हुआ होगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू स्ट्रिंग में 20 है, और हमने जब चेक करा कि क्या ये नॉट इक्वल्स टू है, तो हाँ भाई ये नॉट इक्वल्स टू है, सही है। और क्या a बड़ा है, तो ये हाँ ये स्ट्रिंग सही है। कंपैरिजन ऑपरेटर में ये बिल्कुल उसको इंटीजर अपने आप कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। तो ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था, लेकिन अब क्वेश्चन है यस, तुम्हारे लिए कि अगर हमने यहाँ पे लिखा a इक्वल्स टू b, और मैं इसमें कमेंट कर रहा हूँ, ये हमारा पुराना था, इसको या मैं डिलीट ही कर रहा हूँ, ये तुम्हें पता ही है। और मैंने इसमें इस बार सेम वैल्यू लिख दी है दोनों 10 10।
तो अब इसका आंसर क्या आएगा? सर ट्रू आना चाहिए। फॉल्स आएगा सर, वो डबल चेक करेगा ना। तो तुम्हें यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई है, पहले वाले तो आंसर दोनों का सेम था, लेकिन यहाँ पे तुमने ट्रू और फॉल्स कहा है, एक जने ने ट्रू एक जने ने फॉल्स। तो दोनों का आंसर वैसे अपनी जगह पे ठीक है। ट्रू इसलिए है क्योंकि दोनों में 10-10 है, फॉल्स यस इसलिए है क्योंकि डेटा टाइप डिफरेंट है ना। ये सेम है भी हाँ और नहीं भी है, लेकिन देखते हैं जावास्क्रिप्ट इसको कैसे करता है ट्रीट। तो इसका रन करते हैं। तो जैसे ही मैंने रन करा तो इसमें ट्रू आंसर आ रहा है, तो यस जबकि आना चाहिए था फॉल्स। फॉल्स क्यों आना चाहिए था? क्योंकि इनका डेटा टाइप तो सेम नहीं है। तो यहाँ पर तो ट्रू है, लेकिन हमारे पास जावास्क्रिप्ट ने एक और ऑपरेटर दे रखा है ट्रिपल इक्वल्स टू, जिससे कि जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इक्वल। स्ट्रिक्ट इक्वल का मतलब है कि ये वैल्यू एज वेल एज डेटा टाइप दोनों चेक करता है। डेटा टाइप दोनों चेक करेगा, ये वैल्यू और डेटा इसमें टाइप। सर फॉल्स आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? डेटा टाइप सेम नहीं है, फॉल्स। तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये था ट्रिपल 3 इक्वल्स टू स्ट्रिक्टली इक्वल्स, और इसी तरह से वही वाला है ऑपरेटर। अब तो ये सेम तुम्हें सर पता चल गया, दूसरे वाला। जी सर। चेनिंग ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? चेनिंग असाइनमेंट, इसका मतलब है कि एक लाइन में हम मल्टीपल वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं। a इक्वल्स टू बी, a क्या होगा जब भी हम ये लिखते हैं ना। अच्छा, एक मैं क्वेश्चन और आ रहा है, वो और करता हूँ मैं। सिंपल सा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने क्या कर रखा है? 1 + 2 × 3। तो पहले क्या होगा परफॉर्म, प्लस या मल्टीप्लाई? सर पहले प्लस होगा, फिर प्लस इसका इनका वो निकाल देगा, क्यूब करेगा। नहीं, जैसे मैथ्स में वो नहीं लगता बॉड मास रूल। बॉड मास क्या होता है कि भाई पहले ब्रैकेट रहेगा, फिर एडिशन मल्टी। बॉड BOD का मतलब है ब्रैकेट ऑफ, फिर आता है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन। है ना। लेकिन यहाँ पे बॉड मास नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है? प्रीसिडेंस ऑफ ऑपरेटर होता है। इसको प्रीसिडेंस बोलते हैं। जिस ऑपरेटर की प्रीसिडेंस ज्यादा है वो पहले एग्जीक्यूट होगा। तो मल्टीप्लाई की प्रीसिडेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू यस सर। प्लस। प्लस। तो पहले क्या परफॉर्म होगा? मल्टीप्लाई परफॉर्म होगा। पहले मल्टीप्लाई। ठीक है। अब बताओ कि अब क्या होगा? पहले प्लस होगा, पहले मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा? तो प्रीसिडेंस एक बार देख लेते हैं, एक टॉपिक खोल लेता हूं मैं। प्रीसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स कहाँ लिखा है मैंने? प्रीसिडेंस ऑफ ऑपरेटर इसमें नहीं लिखा हुआ, दूसरी जगह से खोलना पड़ेगा। दूसरे उसमें से टॉपिक्स में से देख लेते हैं। सबकी सेम ही है ये, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करो दूसरी कर लो, सबकी सेम है। तो यहाँ पे हिरार्की ऑफ ऑपरेटर्स कह लो या प्रीसिडेंस ऑफ ऑपरेटर कह लो, प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर कह लो, एक ही चीज है। तो यहाँ पे हाईएस्ट टू लोएस्ट बनी हुई है। सबसे पहले ब्रैकेट आएगा, फिर ये प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट वाले ऑपरेटर होते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। मतलब हमारा कंसर्न ये वाला है, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस ऑपरेटर, ये तीनों की प्रेसिडेंस सेम है। तीनों की रैंक यहाँ पे मैंने 4 दी हुई है, यानी कि तीनों की रैंक सेम दी हुई है। प्लस और माइनस की प्रेसिडेंस सेम है, और प्लस और माइनस की प्रेसिडेंस कम है इन सबसे, और कंपैरिजन ऑपरेटर की प्रेसिडेंस प्लस माइनस से भी कम है। ठीक है। तो ये प्रेसिडेंस होती है कि पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में मैंने लिखा है डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई की तो प्रेसिडेंस दोनों की सेम है, तो वो पहले क्या यस परफॉर्म सर। करेगा? तो वो पता सर चलेगा हमें एसोसिएटिविटी से। यस एसोसिएटिविटी क्या कहता है कि वो जो ऑपरेटर है वो लेफ्ट टू राइट परफॉर्म होगा या राइट टू लेफ्ट यस होगा। सर। तो यहाँ पे क्या लिखा है? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट। तो बताओ क्या होगा? सर पहले वन 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 मल्टीप्लाई टू होगा, मल्टीप्लाई होगा। बिल्कुल सही, फिर पहले वो मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइडर। लेफ्ट टू राइट है। अब मैं ये वाला टॉपिक पे आता हूँ वापस, उसी पे ही जो हमारा ये वाला टॉपिक था। इसमें हमने देखा था चेनिंग असाइनमेंट, जिसमें कि बहुत सारे इक्वल्स टू लिखे हुए हैं। जैसे हमने प्लस, अभी हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड लिखा था, इसी तरह से यहाँ पे भी तो कई सारे ऑपरेटर हैं। तो पहले क्या परफॉर्म होगा? यस तो वो भी हमें हिरार्की ऑफ ऑपरेटर से ही पता चलेगा।
इक्वल टू बहुत नीचे या बिल्कुल लास्ट में ही है इक्वल टू, पहले सब कुछ हो जाता है, बाद में इक्वल टू होता है। और यहाँ पे जो इक्वल टू की एसोसिएटिविटी लिखी है वो क्या है, राइट राइट टू लेफ्ट। तो ये कैसे होगा परफॉर्म, राइट साइड से होगा। राइट साइड से मतलब सबसे पहले सी में जाएगा 2, फिर वही 2 की वैल्यू बी में चली जाएगी, क्योंकि बी क्या है, सी के बराबर ही है ना, सी क्या है 2 है, यस सर। तो वही 2 बी में चली गई, फिर ये वाला एक्शन परफॉर्म होगा, जो बी में वैल्यू है वो ए में चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं चेनिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। क्लियर है ये? जी सर। कॉमा भी एक ऑपरेटर है, जैसे कि मुझे लिखना है लेट a इक्वल्स टू 1, 2, तो यहाँ पे हमने कॉमा लगाया है, a के अंदर 2 वैल्यू तो आ नहीं सकती, लेकिन हमने तो 1 और 2 दोनों वैल्यू दी है, तो जब हम इसको प्रिंट करवा के देखेंगे तो ये क्या करेगा, पहले a में 1 डाल देगा, फिर उसके बाद a में 2 डाल देगा, तो बाद वाली वैल्यू ही आएगी, पहली वाली वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी सेकंड से। इसी तरह से यहाँ पे हमने क्या लिखा है, a इक्वल्स टू 1 प्लस 2, तो पहले यही वाला एक्शन परफॉर्म होगा 1 प्लस 2, 3 आ गया, फिर इसके बाद ये वाला एक्शन परफॉर्म होगा। तो इस तरह से हम कॉमा ऑपरेटर, हाँ कॉमा भी ऑपरेटर है, वो भी यूज कर सकते हैं, और इस तरह से कॉमा ऑपरेटर है। हाँ, एक क्वेश्चन और आ रहा है मेरे माइंड में, वो करते हैं। यहाँ पे इफ कंडीशन सबको क्लियर ही है, इफ कंडीशन का ही मैं छोटा सा प्रोग्राम करता हूँ। सिंपल मैं शॉर्ट में ही प्रिंट करवा रहा हूँ, तुम इसको पूरा करके देखना। बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? सर इसका फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा दोनों का आंसर। इस वाले प्रोग्राम में हमने क्या करा है, जैसे हमने पहले भी पढ़ रखा है कि अगर मैं लिखता हूँ लेट कोई भी एक वेरिएबल का नाम p इक्वल्स टू 1 और फिर मैं लिखता हूँ p इक्वल्स टू 2, तो p के अंदर वैल्यू क्या जाएगी, बाद वाली वैल्यू जाएगी, है ना, बाद वाली वैल्यू जाएगी। तो वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, लेट a इक्वल्स टू 10, फिर हमने यहाँ पे चेक नहीं किया है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। फिर हमने a के अंदर वैल्यू क्या डाल दी, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो इसके अंदर वैल्यू आएगी इफ 5, ये वाली, इसको कम जावास्क्रिप्ट का इंजन ऐसे रीड करेगा। अब ये बताओ कि ये वाली वैल्यू क्या है, 5 ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है सर। फॉल्स कब होता? फॉल्स जब हम कम वो डबल वो कोट लगा डबल जीरो जीरो में है ना, अगर ये वैल्यू जीरो होती है तो हमने पढ़ा था कि जीरो मीन्स फॉल्स है, बाकी कोई भी वैल्यू हो चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो वो ट्रू है। तो ये 5 का मतलब ट्रू है और इसका आंसर आना चाहिए ट्रू। तो इसको तुम रन करके देखना, मैं इतना ही छोड़ रहा हूँ, ओके ठीक है, इसको तुम रन करके टेस्ट करके देखना क्या आता है इसका आउटपुट। यहाँ पे मैंने टेस्ट के नाम से ही सेव कर दिया .html। चलो तो उसको पूरा कर लेना, मैंने सिंटेक्स फॉलो नहीं किया उसमें। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम कर चुके हैं, ये वाले एक्सरसाइज कर चुके हैं, ये सारी एक्सरसाइज कर चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। नो सर। एक टॉपिक और कर लेते हैं आज, ये हिरार्की ऑफ ऑपरेटर का भी मैं पेस्ट कर देता हूँ उसी में, उसी फाइल में ही पेस्ट कर रहा हूँ मैं, तो इसको भी तुम पढ़ लेना। हिरार्की ऑफ ऑपरेटर की प्रेसिडेंस क्या है, ये लिंक मैंने सेव कर दिया। ओके, तो एक टॉपिक और कर रहे हैं हम, कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल स्टेटमेंट वाला, यानी कि इफ का प्रोग्राम हम कर ही चुके हैं, जैसे कि ग्रेटर फाइंड करना है तो ग्रेटर फाइंड आउट करेगा वो, चेक करना है एज को कि क्या वो 18 से बड़ी है, ये भी हम कर चुके हैं, ऑड इवन भी हम कर चुके हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है थर्ड तक।
और ये भी वाला भी, फिफ्थ वाला भी कर चुके हो तुम, डिस्काउंट वाला। तो अब हम कर रहे हैं फोर्थ वाला, यानी कि इमेज के साथ, मतलब अगर हम कोई HTML लिख रहे हैं और HTML में हमें कंटेंट को डायनामिकली करना है कि अगर उसने कुछ ऐसी वैल्यू लिखी तो ये कंटेंट आए, तो उसको मॉडिफाई करने के लिए हम इफ कंडीशन लगा सकते हैं अपने HTML में। उसी तरह से हम इमेज को चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे ये क्या है, एक बल्ब की इमेज है, जैसे मैंने क्लिक किया तो वो ऑन हो गया, तो ये बल्ब ऑन ऑफ नहीं हो रहा, हमने दो इमेजेस इमेज रख दी है चेंज। और इमेज को बदल रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं। तो ये वाला एक्सरसाइज करते हैं, और ये भी एक कंडीशन है ना, कंडीशन बेस्ड ही है। तो जी सर। इसके लिए मुझे दो अलग अलग इमेजेस चाहिए, तो मैंने यहीं से ही डाउनलोड कर लिए हैं। तुम चाहो तो कोई सा भी बल्ब ले सकते हो, LED या ट्यूबलाइट लो, कुछ भी। तो यहाँ पे कोई भी एक इमेज लेंगे, अलग अलग लेनी है, एक ऑफ वाली होगी, तो मैंने इस फाइल को सेव कर दिया बल्ब ऑफ डॉट JPG, इस पर मैंने क्लिक किया है और राइट क्लिक करके मैं इसको सेव कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इमेज का नाम अपने आप ही लिखा गया, बल्ब ऑन डॉट JPG। तो दो फाइल्स मेरी यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है, बल्ब ऑन बल्ब ऑफ। फाइल का नाम मैंने लिखा बल्ब डॉट HTML, और इसके अंदर हम लिखते हैं अब अपना कोड। सिंपल मुझे IMG टैग चाहिए, IMG टैग में मुझे शुरू में बल्ब ऑफ करना है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया। चेक कर लेते हैं इसको, ये ऑफ वाली इमेज हमारी आ चुकी है। अब हमने क्लिक करने पे इमेज को बदलना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इवेंट लगाएंगे। किसके ऊपर इवेंट लगेगी, इसके ऊपर, इसी इमेज इमेज टैग के के, ऊपर। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे ऑन हमने चेंज। ऑन क्लिक, हाँ ऑन। ऑन क्लिक, सर ऑन क्लिक लगेगा, चेंज लगेगा। क्लिक, इसमें हम क्लिक करेंगे इमेज पे, है ना। ओके सर। चेंज की इसकी चेंज इवेंट किसकी थी, सेलेक्ट बॉक्स की। सेलेक्ट बॉक्स में हम सिलेक्ट क्लिक नहीं बॉक्स। करते, जब वैल्यू बदलती है तब अप्लाई अच्छा। करते हैं। तो ओके सर। सेलेक्ट बॉक्स में चेंज इवेंट होती है, लेकिन यहाँ पे हम क्लिक ही लगाएंगे। तो ऑन क्लिक पे फंक्शन को कॉल करना है मैंने, तो मैंने फंक्शन बनाया, चेंज के नाम से बना देता हूँ मैं, चेंज इमेज, और जावास्क्रिप्ट के अंदर इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं, चेंज इमेज। और इमेज को हमें बदलना है, किसकी इमेज बदलनी है, इस टैग की। इस टैग इस को चीज एक्सेस की करेंगे कैसे, ID आईडी। से। इसका नाम मैंने image1 रख दिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे image1 डॉट, image1 का क्या बदलना है, SRC बदलना है। ऐसा। SRC में क्या, कैसे बदलेंगे, SRC एक प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी की वैल्यू आती है। तो यहाँ पे हम वैल्यू। इक्वल टू करके कोड्स के अंदर वैल्यू देंगे, क्योंकि ये स्ट्रिंग है वैल्यू। और क्या देनी है वैल्यू, यही वैल्यू देनी है हमने, बस यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। इमेज बनाया हमने, इमेज की क्लिक पे फंक्शन कॉल किया है, ये फंक्शन कॉल होगा, और ये फंक्शन क्या करेगा, इसकी जो ID है उससे इस एलिमेंट को गेट करेगा और इसका SRC बदल देगा। चेक कर लेते हैं इसका आउटपुट। यहाँ पे हमने बटन, ये बल्ब बना रखा था, जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा बल्ब ऑन हो गया है, यानी कि इमेज बदल गई है। दोबारा क्लिक करेंगे तो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, क्योंकि हमने सिर्फ एक बार क्लिक पे ऑन वाला करवाया है, ऐसा नहीं किया हमने कि दोबारा क्लिक पे ऑफ हो जाए। एक क्लिक पे ऑन हो जाएगा, है ना। इतना क्वेश्चन यस क्लियर है। यस सर। ये बताओ कि दोबारा क्लिक पे ऑफ कैसे होगा। सर इफ। हाँ बिल्कुल सही, इफ कंडीशन से होगा दोबारा क्लिक पे ऑफ। तो वो तुम कोशिश कर लोगे, थोड़ा सा ट्राई करोगे। यस सर, कर लेंगे सर। यस सर, कर लेंगे। इफ कंडीशन का ही टॉपिक है, यहाँ पे कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं, जैसे कि हमने पढ़ भी चुके हैं, ये सेम ही है वो, कि अगर हम इफ में ट्रू लिख रहे हैं तो ये हमेशा हमारा आंसर ट्रू ही देगा। अगर हमने 1 लिखा है तो भी ट्रू आएगा, कोड्स के अंदर 1 लिखा है तो भी ट्रू है, तो भी ये ट्रू सब आएगा। 5 लिखेंगे तो भी ट्रू, मतलब कोई भी नंबर तो आएगा भी ट्रू आएगा। तो ट्रू आएगा। और ये सारी कुछ जी, कंडीशंस हैं फॉल्स जो आएगा। फॉल्स की हैं, फॉल्स लिख देंगे डायरेक्टली तो ये बूलियन वैल्यू हो गई, तो फॉल्स ही आएगा।
जीरो का मतलब फॉल्स है। कोड्स के जीरो अंदर, फॉल्स, कोड्स के अंदर अगर हम जीरो लिख रहे हैं तो जीरो वो ट्रू, ट्रू है, और ट्रू कोई है, अल्फाबेट लिख रहे हैं तो वो भी ट्रू है। तो वो भी ट्रू है। ये सब तुम पढ़ चुके हो, ये भी मैंने रिवाइज दोबारा करवा दिया। अब हम एक और देख रहे हैं, कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर इफ ही है, लेकिन एक ऑपरेटर और है क्वेश्चन मार्क और कोलन, इसको भी हम कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। और ये करता क्या है, ये वही काम करता है जो इफ एल्स करता है। तो वहां पे जो हमने कंडीशंस देखी है ये वाली, इसको मैं जी, रन करके देखता हूं, और इसको करते हैं टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी डॉट एचटीएमएल स्क्रिप्ट के अंदर। यहाँ पे मैंने वो कोड को कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट कर लो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, वो अपने आप ठीक कर देगा। तो ये इफ कंडीशन और इसका आउटपुट हमें पता ही है, क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो इसका आउटपुट आ गया ट्रू। ट्रू, अब मुझे इस प्रोग्राम को लिखना है यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। कैसे लिखेंगे देखते हैं। टर्नरी ऑपरेटर का काम इफ एल्स वाला ही है, लेकिन इसको हम वन लाइन इफ बोलते हैं। टर्नरी ऑपरेटर को, मतलब जो काम हमारा इतनी लाइनों में हो रहा है, इसको हम एक लाइन में ही करेंगे। तो सबसे पहले इफ कंडीशन तो हट जाएगी, ये कंडीशन रहेगी। कंडीशन के बाद जो ट्रू वाला पार्ट था, यहाँ से यहाँ तक का ट्रू पार्ट, उसको हम रिप्लेस करेंगे क्वेश्चन मार्क से। ये हट गया और क्वेश्चन मार्क आ गया। क्वेश्चन मार्क के बाद ये जो पार्ट है एल्स वाला, इसकी जगह हम रिप्लेस करेंगे कोलन से। ये हट इसलिए गया। कॉलिंग, तो क्वेश्चन मार्क और कोलन है। पहले कंडीशन अगर ट्रू है तो ये क्वेश्चन मार्क वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो कोलन वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। और ये सब कुछ एक लाइन में ही लिखना है। एक बार इसको यहीं से फॉर्मेट कर लेते हैं, नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये हमने एक लाइन में लिख दिया, और इसको भी मैं अगर रन करके देखूंगा तो सेम ही आउटपुट आएगा हमारा, यानी कि ट्रू। ठीक है, ट्रू आ रहा है। कुछ अगर मैंने गड़बड़ी कर दी, कोलन हटा दिया, तो यहाँ पे भी एरर दे रहा है और यहाँ पे भी एरर दे रहा है, मतलब हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है। तो इस तरह से हमने वन लाइन इफ में लिख सकते हैं ये चीजें। एक टॉपिक और कर रहे हैं छोटा सा। इफ के अंदर ही जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे, अगर हमने एज वाला किया था, अगर एज इक्वल्स टू है 18 के, तो वो इक्वल आ जाएगा। फिर हमने दूसरी कंडीशन लिखी थी, यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया console डॉट लॉग इक्वल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इक्वल, और फिर एल्स आएगा, फिर इफ आएगा, फिर a ग्रेटर देन 18 है, तो उसके लिए हमने लिखा था ग्रेटर, ग्रेटर, और एल्स में लिखा था एल्स, इसमें स्मॉलर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाए नहीं, क्योंकि एक ही लाइन है, एक ही स्टेटमेंट में कर्ली ब्रैकेट्स ऑप्शनल होते हैं। तो इसको, ये चल ही जाएगा प्रोग्राम, मैं इसको चला नहीं रहा। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मुझे टर्नरी ऑपरेटर से करना है। टर्नरी ऑपरेटर का रिस्ट्रिक्शन यही होता है कि ये वन लाइन का होता है, एक लाइन का ही होता है। ये इसका एडवांटेज है, और डिसएडवांटेज भी यही है। एडवांटेज ये है कि ये फास्ट चलता है और छोटा है, कॉम्पैक्ट है, कम जगह घेरेगा। और डिसएडवांटेज ये है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इसके अंदर हम नहीं कर सकते, उसके लिए तो फिर हमें यही लिखना होगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, नेस्टेड कंडीशन को परफॉर्म कर रहे हैं यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। तो मैं इसका सिंटेक्स लिखता हूँ। तो सबसे पहले हमारी जो कंडीशन है वो लिखेंगे, a इक्वल इक्वल्स टू 18, फिर क्वेश्चन मार्क के बाद क्या आ जाएगा, ट्रू वाला पार्ट, ये वाली लाइन ट्रू वाला, फिर क्या आएगा, ये कोड्स हट जाएंगे, कॉलन, फिर कोलन, कॉलन के बाद क्या आएगा, कोलन के अंदर ये स्टेटमेंट दूसरी वाली, ए इक्वल है 18 से, ओह सॉरी, ग्रेटर है, हाँ
ए ग्रेटर है 18 से। कोलन के बाद का मतलब है एल्स वाला पार्ट, लेकिन इस एल्स में यस अगर सर। हम देखें तो एक कंडीशन और है, तो वो कंडीशन लिखनी होगी हमें यहाँ पे। क्वेश्चन, हाँ, तो क्वेश्चन ये कंडीशन ये तो, बिल्कुल सर, कंडीशन ये आ अब गई क्वेश्चन मार्क। और फिर से क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो पहले यस सर। कंडीशन, फिर क्वेश्चन मार्क, एल्स में दोबारा से कंडीशन, फिर क्वेश्चन मार्क, जैसे सेम वही वाला पार्ट ये वाला कर रहे हैं। तो इसी तरह यस से सर। यहाँ पे आ गया ये, ग्रेटर और एल्स, कोलन स्मॉल। एल्स में स्मॉलर आ जाएगा और लास्ट में सेमीकोलन। बीच में अगर हम सेमीकोलन लगाते हैं तो वो एक एरर होता है, एरर मोड। लास्ट में ही आएगा, क्योंकि सेमीकोलन का मतलब है एंड ऑफ द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल लास्ट में खत्म हुई है। तो ये हमारा प्रोग्राम चल चुका है, क्योंकि a की वैल्यू हमने दी नहीं है, तो a की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे, लेट a इक्वल्स टू 18 ही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, और अब रन करके देखते हैं इसको कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो यहाँ पे एरर दे रहा है, कैनॉट एक्सेस a बिफोर इनिशियलाइज, a में प्रॉब्लम एरर दे रहा है ये। क्यों एरर आ गया? हो सकता इक्वल आ है गया ना सब, सेमीकोलन की वजह से एरर था। ओके, सेमीकोलन की इक्वल वजह आ से गया। यहाँ पे एरर दे रहा था, तो यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगाया, 18 है तो वो इक्वल आ गया। और इसी तरह से मैं अगर कंडीशन बड़ा करके देखूँ तो यहाँ पे ग्रेटर आ रहा है, और ग्रेट। अगर लेस देन करके देखते हैं तो यहाँ पे स्मॉलर आ रहा है। तो ये हुई हमारा परफेक्टली चल रहा है। तो नेस्टेड इफ कंडीशन भी हम टर्नरी ऑपरेटर से परफॉर्म कर सकते हैं। ओके सर। कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो एक एक्सरसाइज में तुम्हारे लिए और दे देता हूँ। ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब कुछ, यहाँ पे ग्रेटर का प्रोग्राम अगर तुम्हें फाइंड करना है तो ये टर्नरी ऑपरेटर से तो तुम फाइंड कर ही लेना, ये तो बहुत छोटा सा ही क्वेश्चन है। यस ये सर। भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन वाली फाइल के अंदर। ये थर्ड क्वेश्चन है तुम्हारा ये वाला, फाइंड ग्रेटर नंबर यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। ये तो क्वेश्चन तुम्हारा सिंपल सही है। अच्छा, कैलकुलेटर हमारा रह रहा था। यस सर। सर उसकी कोडिंग मैं कर नहीं पाया था क्योंकि मेरे पास कल थोड़ा वो था, तो कल मैं कर लूँगा कल। ये वाला जितना हो जाए उतना कर लेना, जी। क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अगर नहीं होगा तो हम इसको डिस्कस करेंगे। करना क्या है, दो सेलेक्ट बॉक्सेस बना रहे हैं। एक सेलेक्ट बॉक्स में कंट्रीज के नाम है, दूसरे सेलेक्ट बॉक्स में कैपिटल के नाम है। अगर मैंने यहाँ पे कंट्री को सेलेक्ट करा तो उसकी कैपिटल आ जाएगी। ठीक है जी, जो भी मैं कंट्री सेलेक्ट कर रहा हूँ उसकी क्या आ रही है, कैपिटल आ रही है। ठीक है, तो जो भी है यहाँ सर ये पे, कैसे होगा सर ये? हाँ, तो ये तुम्हें कंट्री इसके अंदर डालनी है, कैपिटल इसके अंदर डालनी है। अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो पहली में क्या लिखा है, अफगानिस्तान। पहली में क्या लिखा है, काबुल। मतलब जो काबुल। कंट्री की सीक्वेंस है, अगर 8वें नंबर पे इंडिया है तो 8वें नंबर पे ही दिल्ली है दूसरे बॉक्स में। सर। तो सेम सीक्वेंस रखनी है हमने दोनों की, और इनका इंडेक्स वैल्यू हमें बदलना है। तो ये भी इफ ओके कंडीशन, सर। ये मतलब इफ कंडीशन की जरूरत नहीं है इसमें, बिना इफ कंडीशन के भी हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें तुम ट्राई करके देखना, नहीं तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ही। और इसका तुम ओके यूआई सर। बना लेना। ओके सर। ठीक है जी, जी सर। तो इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में ये वाला टॉपिक और स्विच स्टेटमेंट कंप्लीट करेंगे। ओके सर। ओके, मैं शेयर कर देता हूँ। ओके सर। बाय सर। बाय। बाय।